हमारा हीरो भी अपने लोगों के साथ बग्घी में बैठ गया, लेकिन दूसरी ओर से उसे यह पता चला कि जब वह मैजिक एकेडमी पहुंचेगा तो उसे सबसे झूठ बोलना होगा। उसने अपने दोस्त से भी यही करने को कहा। ये वही लोग थे जिनसे उसकी मुलाकात हुई, राना, ओएनटी और शियोन एरियन जैसे जुनूनी युवक जो इतिहास में नाम छोड़ेंगे। यही उस घटना की शुरुआत थी जिसने उनके पूरे संसार की बनावट को हिलाकर रख दिया। अब हम पहुंचे हैं अलास की मैजिक एकेडमी में। ओएनटी दादा अपने चाय के मग के साथ बैठे थे और पूछ रहे थे कि क्या बात है, क्योंकि कोई आधे घंटे से सोच में डूबा हुआ था। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी जिसे हम काफ़ी समय पहले मिल चुके थे बोला कि भले ही वह पिछले 35 सालों से अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन इस बार वह उसकी बात नहीं मान सकता। उसने अपनी जवानी में बहुत कुछ सहा है और अब उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इनकार कर सके। उसने कहा कि ये स्पेशल एग्रीमेंट सिर्फ किसी नोबिलिटी की बैकअप प्लान नहीं है। हर साल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन इनका अपना अलग सिस्टम होता है। ओएनटी को लगा कि सामने वाला बहुत जिद्दी और तकलीफदेह इंसान है, जिसने उसे इतना इंतज़ार करवाया और फिर भी ज़रा भी नहीं सोचा। इस पर ओएनटी ने कहा कि हमारा हीरो कोई आम लड़का नहीं है। हेडमास्टर प्रधानाचार्य ने दिलचस्पी लेते हुए हाथ बांधकर कहा कि उसने किसी अजीब बच्चे से मिलने की मांग नहीं की थी, बल्कि वो तो अपने सबसे छोटे पोते के दोस्त से मिलने के लिए कह रहा था, और वो सच में कुछ खास था। क्या इसका मतलब ये था कि प्रिंसिपल ने जब हीरो को देखा तो उसे अपनी जवानी की याद आ गई? फिर प्रिंसिपल ने पूछा, अगर वो इतना टैलेंटेड है तो खुद क्यों नहीं आता? क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? उस वक्त ओएनटी चुप हो गया और बोला, हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कोई नोबलमैन, उच्च कुल का व्यक्ति नहीं है। ये सुनकर हेडमास्टर कुछ पल के लिए खुद में नहीं थे। उन्होंने ओगन की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या वो सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला लड़का है? अब हम सारी स्थिति को ओएनटी फैमिली के दादा की नज़र से देख रहे थे। उन्हें हीरो के बारे में सारी पुरानी बातें याद आ रही थीं। उन्हें लगता था कि वह लड़का बहुत चालाक है, जो बड़ों को भी अपने तरीके से मना लेता है। लेकिन जब दादा ने उसे एक बड़ी पेशकश की, यानी उसे नोबलमैन बनाने की, तो उसने मना कर दिया। ओएनटी हंसकर पूछता है कि फिर प्रिंसिपल इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी ऑफर को मना नहीं करता। लेकिन डायरेक्टर दशक ने समझ लिया था कि ये हीरो ही है जिसने कारण और परिणाम की सच्चाई को समझ लिया है, क्योंकि बिना कारण के कोई परिणाम नहीं आता। ओएनटी ने भी महसूस किया कि बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और भटक जाते हैं। हमेशा एक नया मौका मिल सकता है, लेकिन जब लोग अपने विश्वास छोड़ देते हैं तो वे सब कुछ खो बैठते हैं। हमारा हीरो कभी भी वो नहीं छोड़ेगा जो उसे सही लगता है, और शायद यही उसे उनकी जवानी की याद दिलाता है। डायरेक्टर ने सोचा कि अगर कोई आदमी समझौता नहीं करता तो या तो सब उसकी सोच को सही मानेंगे या उसे पूरी तरह गलत ठहराएंगे, और यही बात खतरनाक भी हो सकती है। डायरेक्टर थोड़ी देर चुप रहा। उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या इसका मतलब है कि तुमने खुद को माफ़ नहीं किया? लेकिन फिर वो उसका साथ देने लगा और बोला, तुमने इतने टैलेंटेड लोगों को ट्रेन किया है, तो क्या तुम्हारी ये गलती अब भुला नहीं दी जानी चाहिए? लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, भले ही मेरा दोस्त घमंडी था, लेकिन वो गलत नहीं था। वो बच्चों को इसलिए पढ़ाता है ताकि वे उसके जैसे न बने। अगर हमारा हीरो भी वैसा ही है तो कोई गारंटी नहीं कि वो भी उसी बुरे रास्ते पर न चला जाए। ओएनट ने जवाब दिया, मेरा दोस्त अल्फस एक सदी में एक बार मिलने वाला जीनियस था। उसे मिल्च फैमिली की रोशनी कहा जाता था, लेकिन एक दिन उसने गलत रास्ता चुना और लगभग सब कुछ खो बैठा। फिर भी वो वापस लौट आया। उसे ये यकीन नहीं हुआ कि वो एक पुराने ख्यालों वाला हेडमास्टर बन जाएगा, और वो भी इतनी दूर जगह पर। लेकिन हेडमास्टर भी चुप नहीं रहा। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त स्वर्ग की मदद करेगा और खुद को एक थर्ड क्लास मूर्ख बना लेगा। वो तो टोरिया किंगडम के भविष्य लेकर भी थोड़े चिंतित थे। तब ओजान ने पूछा, क्या ये किस्मत हो सकती है, क्योंकि जिस लड़के को 4 साल पहले कोई नहीं जानता था वो अब वापस आ गया है। डायरेक्टर किस्मत में यकीन नहीं करता था, लेकिन उसने माना कि टैलेंट जो उसकी हैसियत की वजह से दब गया था, उसने 4 साल में अपना रास्ता बदला और अब वो उसके सामने खड़ा था। क्या ये किस्मत नहीं है? उसी वक्त डायरेक्टर ने ओवेन की तरफ देखा और कहा, मैं शयोन को स्वीकार करता हूँ।
3 महीने बाद वसंत के मौसम में हमारा 14 साल का हीरो बग्घी की तरफ जा रहा था और अपने परिवार से अलविदा कह रहा था। उसने पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ? सब लोग खुश थे। उसी समय उसके पिता खांसते हुए पीछे से बोले, क्या तुम कुछ करना भूल गए हो? शियोन बोला, मैं अब 7 का हूँ, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला। लेकिन उसके पिता गंभीर थे। उन्होंने कहा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं करूँगा। उन्होंने अपने बेटे के माथे को चूमा और बोले, तू जरूर सफल होगा क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। शियोन ने पूछा, सब ठीक है ना? क्योंकि परिवार के मुखिया ने कहा था कि वे शहर में घर खोज लेंगे। लेकिन उसके पिता को अपने शिकारी वाले काम पर गर्व था। उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों में रहने की जिंदगी से ही खुश हैं। उन्हें यह भी पता था कि चाहे वे ओएंट फैमिली से पैसे लेने से मना करें, फिर भी वे ज़बरदस्ती कुछ न कुछ देंगे। हमारे हीरो को लगा था कि उसका मैजिक एकेडमी में एडमिशन पूरे गांव के लिए जश्न जैसा होगा, लेकिन उसके पिता ने किसी को कुछ नहीं बताया। हीरो समझ गया कि उसके पिता शहर में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई उसके परिवार को लेकर उसे ब्लैकमेल करे। फिर हीरो बग्घी में चढ़ गया और इस तरह उसकी मैजिक एकेडमी की पहली सुबह शुरू हुई। जब वो बग्घी से उतरने लगा तो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन टेन ने कहा, हम पहुंच चुके हैं, अब उतरना ही होगा। हीरो धीरे से बग्घी से उतरा और उसकी आंखों के सामने अलिया की मैजिक एकेडमी का भव्य मुख्य द्वार खड़ा था। टेन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम बस तुम्हारी फीस और बाकी ज़रूरी सामान जमा करना है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अच्छे से पढ़ना। हीरो ने कृतज्ञता से झुककर कहा, धन्यवाद। टेन ने अभिवादन ठुकराया, लेकिन हीरो ने फिर भी नतमस्तक होकर कहा, मैं अब तक आपका शुक्रिया नहीं अदा कर पाया, लेकिन आज कहना चाहता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। टेन ने गंभीर लेकिन मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा, एक किसान किसान ही रहता है, वो कभी नोबल से ऊपर नहीं होता, लेकिन सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। जब तुम स्कूल में जाओगे, बहुत से नोबल लोग तुम्हें नीची नज़रों से देखेंगे, फिर भी तुम्हें वैसी ही जिद रखनी है जैसी तुम अब तक रखते आए हो। वे मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ये सब झेल लोगे तो एक दिन ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अब चलो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बाकी है। इस जगह को जीनियसों की जननी कहते हैं, जहां हर साल चुनिंदा टैलेंटों को निखारा जाता है। 10 रजिस्ट्रेशन कराने के बाद विदा हुए और बोले, अगर कुछ भी ज़रूरत हो कभी मुझसे संपर्क कर लेना। हीरो ने देख लिया कि यहाँ 10 क्लासों का सिस्टम है। कुल 66 छात्र हैं, जिनमें से 33 फाइनल ईयर में हैं, और हर साल सिर्फ 10 छात्र ग्रेजुएट करते हैं। उसी वक्त हेडमास्टर अल्फस ने बुलाया। उनकी आवाज़ में गर्मजोशी थी, क्या तुम वही स्टूडेंट हो? फिर झिरकर पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हीरो ने ठहरकर आंखों में चमक लिए जवाब दिया, वो मुलाकात मैं कभी नहीं भूल सकता, और इस मौके के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अल्फस ने मुस्कुराकर कहा, बातें बाद में होंगी, अभी जल्दी करो, तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना है। हमारा हीरो समझ नहीं पाया कि किस तरह की परीक्षा की बात हो रही है। उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये बस ये तय करेगा कि हमारा हीरो किस क्लास में जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हेडमास्टर ने पूछा कि क्या हमारा हीरो स्पिरिट जोन में जा सकता है, तो हीरो ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर ने थोड़ी चिंता के साथ हीरो को देखा। आखिरकार वो खुद से स्पिरिचुअल जोन खोल सका था, लेकिन डायरेक्टर को सब कुछ पसंद नहीं आया। वो सोच रहे थे, अगर शेन जैसे लड़के को बचपन से ऐसा मौका मिलता तो वो कितना आगे बढ़ता। लेकिन अब जब बहुत देर हो चुकी है, तो अलुस को ही उसे बेसिक चीज़ें सिखानी होंगी। एंट्रेंस टेस्ट के लिए हॉल में सिर्फ बच्चे होंगे, इसलिए अगर वे जल्दी पहुंच जाते हैं तो शी का इमेज खराब हो सकता है। हेडमास्टर ने इस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने हमारे हीरो से पूछा, क्या तुम स्कूल थोड़ा घूमना चाहोगे? जब हीरो और प्रिंसिपल स्कूल की गलियों में चल रहे थे, तब हीरो ने कुछ अजीब नोटिस किया, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि वो क्लासरूम पर ध्यान दे जहां पढ़ाई होगी, खासकर 10वीं से लेकर 8वीं ग्रेड तक की क्लास। हीरो की नज़र उस चीज़ से हट ही नहीं रही थी। वहाँ बहुत से लोग मैजिक यूज़ कर रहे थे, लेकिन अल्फिया ने कहा कि जहाँ हम अब जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है। हम स्कूल की सबसे ऊंची रैंक वाली क्लास 7 से 4 तक देखने जा रहे थे।
हीरो ने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत अलग था, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ उसके हमउम्र बच्चे थे। लेकिन वो इतने जोश से किस बारे में बात कर रहे थे? वे एनर्जी और पॉइंट्स की स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। हमारा हीरो कुछ भी समझ नहीं पाया और उसे डर लगने लगा, जैसे सब एक ही भाषा में बात कर रहे हों लेकिन वो नहीं समझ पा रहा हो। तभी किसी ने हीरो को नीचा दिखाने की कोशिश की। डायरेक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डायरेक्टर ने माना कि कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हो गई है और तुरंत सलाह दी। हीरो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कामों की अनुमति कैसे मिल सकती है। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता? बल्कि डायरेक्टर ने किसी को रोका नहीं, बल्कि कहा, फिर से करो। हीरो को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। लेकिन उसी वक्त हमें एक जानी पहचानी शक्ल दिखी, जिसे हमने पहले देखा नहीं था या शायद नोटिस ही नहीं किया। हीरो जब स्कूल की गलियों में और आगे बढ़ा तो उसने नोटिस बोर्ड देखा, जहां मिडिल क्लास का एलोकेशन था। सबसे पहले उसकी नज़र एक नोबल वुमन पर गई, जो फर्स्ट क्लास में थी। हीरो खुश हो गया क्योंकि उस लिस्ट में सबके पास वैसी ही एबिलिटीज़ थी जैसी उसके पास थी। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो उसमें सबसे ऊपर करामी का नाम था। वो सबसे अलग थी। हीरो के अंदर भी कंपटीशन की फीलिंग आ गई, उसे भी टॉप पर पहुंचना था। वो फिर से नए सिरे से पढ़ाई करने को तैयार था। उस पल उसका सिर्फ एक सपना था, रैंकिंग में पहला नंबर लाना। हीरो ने सोचा, क्या ये वही करामी है? क्या ये वही लड़की है जो मुझे सबक सिखाना चाहती थी? और जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे यकीन हो गया, वो वही थी। हमारा हीरो पीछे मुड़ा और बस यही सोचा कि काश एमी ने उसे देखा ना हो। वो चाहता था कि ऐसा ही हुआ हो, लेकिन वही एमी उसके पास से गुजर गई। हाँ, उसकी फ्रेंड को शायद हमारे हीरो पर बहुत बड़ा क्रश था। उसे हमारा हीरो इतना ज़्यादा हैंडसम लगा कि उसने उसे परफेक्ट तक कह दिया। पर करमी को लगा कि उसने उसे कहीं पहले देखा है। तभी उसकी फ्रेंड ने करमी से पूछना शुरू कर दिया कि क्या उसे हमारा हीरो अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उसे लड़कों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन करमी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। पर उसकी फ्रेंड मानने को तैयार ही नहीं थी। वो चाहती थी कि हमारा हीरो आकर उसे खुद बताए कि उसे करमी पसंद है। करमी को मिडिल क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की माना जाता था। वो हर वक्त सीनियर और जूनियर लड़कों के प्रपोजल्स रिजेक्ट करती रहती थी, इवन क्लासमेट्स को भी। वो इतनी शानदार स्टूडेंट थी कि उसे सभी एक्सेम्पलरी स्टूडेंट कहते थे, और उसका पास्ट सिर्फ एक ही इंसान जानता था, हमारा हीरो, जो अब डरते हुए इस एकेडमी में एंट्री लेने आया था। अब हम पहुंचते हैं थर्ड टेस्टिंग एरिया में। बहुत सारे बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं, शायद उनका टेस्ट पहले ही हो चुका है। तभी डायरेक्टर ने हमारे हीरो से कहा कि वह दूर खड़े एक बच्चे पर ध्यान रखे। वो बच्चा जो सेंटर में खड़ा था, उसे स्पिरिट जोन में एंटर करने को कहा गया, और ये महसूस करने को कि ग्राउंड पर बने लेटर्स कैसे बदल गए हैं। जूरी ने उससे पूछा कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि वही बताएगा कि उसकी स्पिरिट जेड की पावर और मूवमेंट कितनी है। डायरेक्टर ने हमारे हीरो से कहा कि उसे बस टीचर्स के सवालों के ईमानदारी से जवाब देने हैं। फिर उससे पूछा गया कि क्या वो मैजिक कर सकता है। उसने जवाब दिया, हाँ, वो चीज़ों को हवा में उठा सकता है। लग रहा था कि जितना ज़्यादा कोई कर सकता है, उतना ज़्यादा उसका स्कोर होगा। बच्चे से पूछा गया कि सबसे दूर कौन सा नंबर दिख रहा है। उसने जवाब दिया, सेक्स। ये सुनकर टीचर्स शॉक हो गए। फिर प्रिंसिपल ने बताया कि जो नंबर उसने बताया वो उसकी स्पिरिट जोन का डायमीटर है। फिर उससे कलर पूछा गया। बच्चे ने कहा, इसका मतलब वो एक डाइवर्जेंट टाइप का स्टूडेंट है, यानी उसकी स्पिरिट जोन उसकी एज के लिए बहुत हाई है। फिर उससे पूछा गया कि वो कितनी दूर की चीज़ें देख पा रहा है, वो कैसी दिखती हैं और उनका टेम्परेचर कैसा है। बच्चे के सभी जवाब टीचर्स को हैरान कर रहे थे। वैसे भी इस साल के सभी स्टूडेंट्स बेहद टैलेंटेड लग रहे थे। अब बारी थी हमारे हीरो की। प्रिंसिपल ने उसे मोटिवेट किया, कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, बस पूरी कोशिश करो। टीचर्स उसे डाउटफुल नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वो वही लड़का था जो स्पेशल सिलेक्शन से आया था, और उन्हें लग रहा था कि इस उम्र में सीखना काफ़ी लेट है। हमारे हीरो ने ओएंट फैमिली का नाम लिया था, जो लोगों को अजीब लगा। क्या उसके अपने नाम की कोई वैल्यू नहीं थी?
लोग सोचते थे कि उसका टैलेंट बहुत लेट सामने आया है और अब उसे ये स्कूल जल्दी ही निकल जाएगा। हमारे हीरो से पूछा गया, क्या तुम मैजिक जानते हो? पर हीरो ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये सुनते ही टीचर नर्वस हो गया। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम बेसिक तो आता होगा। हेडमास्टर को पता कि लोग ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि मैजिक का मतलब होता है माइंड से नॉलेज को रिलीज करना। नोबल बच्चे तो छोटी उम्र से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं और उन्हें मैजिक अपने आप आ जाता है। पर हमारे हीरो के पास वैसी कोई नॉलेज नहीं थी। उसे भी उसी सर्कल में खड़ा किया गया और जोन यूज करने को कहा गया। जैसे ही वो जोन में गया, उसे बहुत सी चीजें दिखने लगीं जो बाहर से नहीं दिखती थीं। फिर उसे पूछा गया, सबसे दूर कौन सा नंबर दिख रहा है? हमारा हीरो चुप रहा। सबको लगा कि वो शर्मिंदा है। डायरेक्टर ने कहा, ईमानदारी से बताओ बेटा, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, बस तुम्हारे लिए सही टीचिंग तरीका खोज रहे हैं। हमारे हीरो ने कहा, मुझे नंबर दिख तो रहा है, लेकिन वो इतना दूर है कि मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा। टीचर्स ने हमारे हीरो से कहा कि उसे वो नंबर देखना चाहिए, क्योंकि उसी से वे कुछ तय कर पाएंगे। लेकिन हमारा हीरो बोला कि बात वैसी नहीं है। वो नंबर उसे दिख भी रहा है और महसूस भी हो रहा है, पर उसकी वैल्यू हर सेकंड के साथ बढ़ती जा रही है। टीचर ने कहा कि ऐसा होना नॉर्मल है, तो उसने कहा, ठीक है, तो शुरू के डिजिट्स बता दो जो तुम्हें दिख रहे हैं। हमारे हीरो ने कहा, नंबर शुरू होता है 3.14 से। टीचर पहले तो हड़बड़ा गया, ऐसे नंबर कहाँ होते हैं, तुम श्योर हो? पर हमारा हीरो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। तभी टीचर को याद आया कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स को पाई जैसा नंबर दिखा था, लेकिन इसका मतलब होता है कि जोन बहुत बड़ा है, नॉर्मल वैल्यूज से भी ज्यादा। अब सवाल यह था, क्या हमारे हीरो का जोन 30 मीटर से भी ज्यादा हो गया है? फिर उससे पूछा गया, तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा कलर महसूस हो रहा है? ने जवाब दिया, ब्लू। ये सुनते ही सब और भी ज्यादा हैरान हो गए। डायरेक्टर को अब समझ आया कि उसकी फ्रेंड इतनी जिद क्यों कर रही थी कि इस लड़के को जरूर लेना चाहिए, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। क्या वाकई ऐसे टैलेंट के लिए कोई लेवल है भी? फिर एक टीचर ने पूछा, तुम्हारे चारों तरफ कितनी स्पीयर फ्लोट कर रही हैं? हमारे हीरो ने देखा और काउंट करना चाहा, बट फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो बस फील कर सकता है। उसने जवाब दिया, 867। अब तो प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब कितना डेंजरस है। तभी एक और टीचर ने पूछा, तुम्हें कितना ठंड लग रहा है? हमारे हीरो ने तुरंत कहा, बहुत ज्यादा। मैं तो फ्रीज हो गया हूं। उसकी वैल्यू अब नॉर्मली हाई थी, इसलिए उससे कहा गया कि वो आराम से बाहर चला जाए, क्योंकि अब टीचर्स को मीटिंग करनी है कि उसे और बाकी पास होने वाले स्टूडेंट्स को कहाँ भेजा जाए। जैसे ही हमारा हीरो बाहर निकला, सभी लोग उसी की बात करने लगे। किसी की कोई क्लियर थॉट नहीं थी। एक 10 साल का लड़का जिसकी स्पिरिट जोन 30 मीटर से भी ज्यादा की हो, ये कैसे हो सकता है? उसका कंसंट्रेशन लेवल 86.7 था, और वो भी बिना किसी स्ट्रेंथनिंग स्किल के। कुछ लोग तो उसे वनवास में ध्यान करने वाले संता से कंपेयर कर रहे थे। तभी एक और टीचर, जिसे हमारा हीरो पसंद नहीं था, बोला, क्या ये सब पॉसिबल है? शायद हीरो ने बस रैंडम नंबर्स ही बोल दिए हों। लेकिन पर्पल हेयर वाली टीचर बोली, स्टूडेंट्स से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये टेस्ट ही तय करता है कि किसे कहाँ भेजा जाएगा। फिर उसने याद दिलाया कि नंबर पाई अक्सर सिस्टम में गलत कोड की तरह शो होता है, इसलिए शायद सबको पहले वो गलत लगा। अब उन्हें लगा कि हमारा हीरो कोई आम स्टूडेंट नहीं है और ये सब अटेंशन के लिए नहीं कर रहा। तभी प्रिंसिपल आया और बोला, तो फिर हमारे हीरो को कहाँ भेजा जाए? सीना ओलिफर, जो एक 6वीं रैंक की सर्टिफाइड मैथ थी, उसने कहा, चूंकि 6th ग्रेड में थ्योरी पढ़ाई जाती है और 5th में मैजिक सिखाया जाता है, और हमारे हीरो का स्पिरिचुअल जोन इतना अच्छा है, तो उसे 5th ग्रेड में भेजा जाए। लेकिन दूसरे जादूगर टेड ने इसका विरोध किया। उसने कहा, यह लड़का 17 साल का है और उसे मैजिक तक नहीं आता। अगर इसे ऐसे क्लास में भेजा गया तो ये तो संभाल ही नहीं पाएगा। ओलिफर ने जवाब दिया, और भी स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं अगर ये धीरे धीरे सीखे। टेड गुस्से में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ओलिफर उसे 5th ग्रेड में इसलिए भेजना चाहती है क्योंकि वो खुद उस ग्रेड की हेड है।
अब दोनों के बीच बहस होने लगी, तो बाकी टीचर्स ने कहा, इन दोनों को छोड़कर हम डिस्कशन करते हैं। उन्हें पता था कि हीरो में टैलेंट है, लेकिन वो अभी भी एक स्टूडेंट है। इसलिए वो सोचने लगे, कहीं डेथ ग्रेड से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए। पर फिर सोचा, अगर उसे बच्चों के साथ भेजा गया तो उसकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी। तभी एक बूढ़ी मैडम ने सजेशन दिया, उसे 7th ग्रेड में भेजा जाए। वहाँ जोन की बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं। अगर वो इतना टैलेंटेड है तो बड़े क्लास में जल्दी एडजस्ट कर लेगा। उसी वक्त प्रिंसिपल ने फैसला किया कि वो बुजुर्ग टीचर सही थी, इसलिए हमारा हीरो अब 7वीं क्लास में पढ़ाई करेगा। अब एक बार फिर दिखाया गया कि 10th क्लास सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम ग्रेड के हिसाब से स्टूडेंट्स को 10 क्लासेज में डिवाइड करता है, जो डिफ़िकल्टी लेवल पर बेस्ट होती हैं। इन क्लासेस को 3 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। प्राइमरी क्लासेज 10th से 8th ग्रेड तक, यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी स्पिरिट जोन डेवलप करते हैं। हाई लेवल क्लासेज 7th से 4th ग्रेड तक, यहाँ स्टूडेंट्स जोन में मैजिक यूज करना सीखते हैं। ग्रेजुएटिंग फर्स्ट ग्रेड, यहाँ प्रोफेशनल मैजिस बनने के लिए सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान हमारा हीरो अपनी नई क्लास में पहुंच चुका था। टीचर ने उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराया। कई स्टूडेंट्स को उस पर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उन्हें थोड़ा बड़ा उम्र का लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे मिडिल क्लास में डाल दिया गया। हमारा हीरो बहुत खुश था, क्योंकि आखिरकार वो वहीं पहुंच गया जहां वो जिंदगी भर आना चाहता था, मैजिक की ये एकेडमी। ये एकेडमी 74.425 के पहाड़ी इलाके में बनी है, जिसमें एक फॉर्मेटर, 33 बिल्डिंग्स और 40 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ सिर्फ छुट्टियों में ही बाहर जाने की इजाज़त होती है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि स्कूल में हर चीज़ मौजूद है। क्लासेस शाम 5 बजे तक चलती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को फ्री टाइम मिलता है, जिसमें वो बाइबल स्टडी या रिसर्च ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं, ताकि वो अपनी लर्निंग को और आगे बढ़ा सकें। यही सोचकर इस प्रीस्टिजियस स्कूल को बनाया गया था। हमारा हीरो भी सोच रहा था कि सब कुछ वैसा ही है जैसे उसने सोचा था। क्लासेस मुश्किल थी और कई सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए था। यहाँ तक कि राजघरानों के बच्चे जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, उन्हें भी मुश्किल होती थी। लेकिन हमारा हीरो ठान चुका था कि वो पूरी मेहनत करेगा और सब सीख लेगा। उसका नॉलेज, जो उसने इतिहास के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से याद किया था, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्लास में टीचर ने कहा कि लेसन खत्म हो गया है, बट हमारा हीरो नर्वस था, क्योंकि लंच के बाद उसकी स्टेट ऑफ द स्पिरिट की प्रैक्टिकल क्लास थी और शेड्यूल में लिखा नहीं था कि वो कहाँ होगी। उसने पास में बैठी लड़की से पूछा कि ट्रेनिंग कैंप कहाँ होगा। वो लड़की थोड़ी शर्माई, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि शायन उससे बात करेगा, लेकिन फिर भी उसने बताया कि आज की प्रैक्टिस 2nd जॉइंट ट्रेनिंग ग्राउंड में होगी। हमारा हीरो थोड़ा कंफ्यूज था, जॉइंट का मतलब क्या है। तो लड़की ने समझाया कि हफ्ते में 2 बार सारे मिडिल क्लासेज एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और आज वही दिन है। हमारा हीरो सोच में पड़ गया कि इतने सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स एक साथ कैसे ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहले से ही गहमा-गहमी थी, सब लोग एक्टिव थे। वहीं से रेड कार्ड नाम की हाई स्कूल गर्ल भी गुजर रही थी, जिसे सबने अपनी टेबल पर बुलाया, बट एमी किसी पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमारा हीरो नोटिस करता है कि वो लड़की सबको इग्नोर कर रही है, और उसे एहसास होता है कि अब वो खुद भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसे टकराए। पर अफसोस, हफ्ते में 2 बार ऐसी जॉइंट क्लासेज होती हैं। अब हमारे हीरो को फिक्र थी कि क्या वो इस माहौल में फिट इन हो पाएगा और अननोटिस्ड रह पाएगा। तभी एक नई टीचर आ जाती हैं, जिनका नाम था थैरोमी, जो एक 6ठी रैंक की मेज थी। वो पूछती हैं कि क्या ये सही है कि इस साल कई लोग पहली बार आए हैं। अगर हाँ, तो अब से मैं इसी तरह की क्लासेज लूँगी। फिर उन्होंने कहा, इस साल हमारे पास एक न्यूकमर है, हमारा हीरो। सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर थैरोमी ने उससे कहा, क्या तुम खड़े होकर सबको हेलो कहना चाहोगे। हमारा हीरो खड़ा हुआ और सबको हल्के मुस्कान के साथ हेलो